हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का बहुत स्वागत है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ में। हम पढ़ रहे हैं मॉड्यूल 2 दैट इज़ एसी सर्किट्स और ये है हमारा वीडियो नंबर 34। इफ़ यू रिमेंबर इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द जनरेशन ऑफ सिंगल फेस एसी। सिंगल फेस एसी कैसे जनरेट करते हैं, उसमें कौन कौन से लॉज इन्वॉल्व होते हैं। साथ ही साथ हमने एक छोटा सा डेरिवेशन किया था, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किया था, जिसमें हमने ये प्रूव किया था कि जो वोल्टेज है, जो ईएमएफ है, जिसका फार्मूला होता है अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन डी फाई बाई डी टी। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हमने एक छोटा सा मैथमेटिकल डेरिवेशन किया था, जिसमें हमने ये देखा कि हमारा जो ई है वो आ गया है ई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये हमारा एक साइनसोइडल फॉर्म है। दिस इज साइनसोइडल एक्सप्रेशन फॉर द ईएमएफ। ई से हमने ईएमएफ को रिप्रेजेंट किया है, राइट। तो दिस इज द साइनसोइडल एक्सप्रेशन। अगर इस एक्सप्रेशन में हम देखें तो ये जो स्मॉल ई है, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। जो ई एम है, कैपिटल ई सब्सक्रिप्ट में स्मॉल एम, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ईएमएफ and this omega is called angular frequency। ठीक है, इतनी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉइल, जिस वेलोसिटी से ये रोटेट हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉइल। ठीक है, तो ये सारे मीनिंग्स हैं यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के। अब आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है यहाँ पर देखने से कि ये जो एक्सप्रेशन हमारा आया है, दिस इज साइनसोइडल एक्सप्रेशन, राइट। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट होता है कि साइनसोइडल एक्सप्रेशन ही क्यों, वाई ओनली साइनसोइडल एक्सप्रेशन इज जनरेटेड। इसका क्या रीज़न है कि सिर्फ साइनसोइडल एक्सप्रेशन ही हम जनरेट करते हैं, इसी को हम यूज़ करते हैं और इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए आगे जितने भी एनालिसिस हैं एसी से रिलेटेड, अब हर जगह साइन फंक्शन को ही क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्या कारण है। तो सबसे पहला रीज़न और सबसे मेन रीज़न तो ये है कि जो भी साइनसोइडल वोल्टेजेस हम सर्किट में लगाते हैं वो सारे के सारे एक साइनसोइडल करंट को ही जनरेट करते हैं, जब तक कि हमारा सर्किट लीनियरिटी में बना रहता है। यानी कि इफ़ अवर सर्किट इज़ लीनियर, लीनियर का क्या मतलब है, ये हमें पता है कि जिस भी सर्किट के अंदर लीनियर एलिमेंट्स कनेक्टेड हों, अगर कोई ऐसा सर्किट है, कोई भी सर्किट, कोई भी सिस्टम ऐसा है जिसमें हमारे पास लीनियर एलिमेंट्स हैं, सारे इक्विपमेंट, सारी एलिमेंट लीनियरिटी पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। वो ये है कि जब भी हम उसको साइनसोइडल वेवफॉर्म देते हैं, ठीक है, जब भी हम उसको साइन वेवफॉर्म देते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो वहाँ से साइन वेवफॉर्म ही करंट का मिलता है, हमें साइन करंट ही मिलता है, कोई दूसरा फंक्शन ऑफ करंट वहाँ पर अवेलेबल नहीं होता। बट अगर वहाँ नॉन लीनियरिटी है, उस केस में यहाँ पर चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा एक एडवांटेज है जिसकी वजह से हम साइनसोइडल फंक्शन को यूज़ करते हैं। मान लीजिए हमने किसी सर्किट में वोल्टेज वी दिया है, वी एम साइन ओमेगा टी, तो जब तक कि सर्किट लीनियर है तो हमें जो करंट मिलेगा वो मिलेगा आई इज इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी, जहाँ पर हमारे जो जितने भी मीनिंग्स हैं वो सारे यूजुअल मीनिंग्स हैं जो हमने अभी अभी एक्सप्लेन किए हैं, राइट। दूसरी चीज़, जो साइन फंक्शंस हैं, जो ऑल्टरनेटिंग फंक्शंस हैं हमारे, ऑल्टरनेटिंग फंक्शंस, उन सभी फंक्शंस को हम कोसाइन वेवफॉर्म से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये पूरी तरह से हमारे ऊपर है कि हम उनको कैसे रिप्रेजेंट करना चाहें। जैसे आप लिखेंगे वी को वी एम साइन कॉस ओमेगा टी भी लिखा जा सकता है, ये भी एक कोसाइन फंक्शन हो जाता है, बट ये एक ऑल्टरनेटिंग नेचर का ही फंक्शन है, क्योंकि आपको पता है कि साइन से कॉस में कन्वर्जन बहुत आसानी से किया जा सकता है। सिर्फ कुछ एंगल का डिस्प्लेसमेंट होता है, जिस एंगल को हम चेंज करके लिख सकते हैं, राइट। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यूजुअली हम जो लेकर चलते हैं वो एक साइन फंक्शन के नाम से ही लेकर चलते हैं, और ये मानकर चलते हैं कि हमारी जो वेवफॉर्म है वो कुछ इस तरह की जनरेट हुई है, जो एक डिफ़ॉल्ट वेवफॉर्म को हम कंसिडर करें। यहाँ से 0 से स्टार्ट हुई है, पाई पर ये क्रॉस करती है और 2 पाई पर आकर ये ख़त्म हो जाती है। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन को ही हम साइन फंक्शन बोलते हैं या साइन वेवफॉर्म बोलते हैं, राइट। तो जितने भी करंट या वोल्टेजेस हम कंसिडर करेंगे जो 0 से शुरू होंगे, वो सभी वी एम साइन ओमेगा टी फॉर वोल्टेज एंड आई एम साइन ओमेगा टी फॉर करंट, हम इनको हमेशा नोट करेंगे, हम उनको हमेशा इसी से लिखेंगे, जो कि एक रेगुलर इंटरवल पर चेंज होगी, हमेशा अपने मैग्नीट्यूड को टाइम पर चेंज करता चलेगा, और पोलैरिटी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपना नेगेटिव पोलैरिटी में शिफ्ट हो जाता है ये। ठीक है, सो नाउ कुछ और हम रीजंस डिस्कस करते हैं कि साइन वेव फॉर्म ही क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पर क्लैरिफाई होगा वो होगा वाई साइन वेव। ठीक है,
हम क्यों साइन वेव को यूज़ करेंगे, जिसमें सबसे पहला और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आ रहा है हमारे पास वो है कि जो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है, जो साइन फंक्शन है, आपको पता है कि साइन फंक्शन का अगर आप इंटीग्रेशन करें या फिर डिफरेंशिएशन करें, दोनों ही केस में वो अपने नेचर को नहीं चेंज करता है। वो हमेशा साइन को अगर आप देखेंगे, साइन को चेंज करेंगे वो कॉस में हो जाता है, या फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो भी आप वो कॉस में हो जाएगा, प्लस माइनस का एक डिफरेंस क्रिएट होता है वहाँ पर। और एज वी नो कि हम साइन से कॉस में या कॉस से साइन में बहुत ईजिली चेंज कर सकते हैं एक एंगल को प्लस या माइनस करके। हमारे पास जो मैथमेटिकल फार्मूलेज हैं उनको चेंज करने के, साइन टू कॉस या कॉस टू साइन, दैट कैन बी डन ईजिली। तो दिस इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि एसी एनालिसिस में एज वी नो कि बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग्स होते हैं। उस केस में जब भी हम साइन फंक्शन को यूज़ करेंगे हमेशा वो अपने सेम नेचर में ही बना रहेगा, रिस्पेक्टिव ऑफ ये साइन है या कॉस है। दोनों को हम यहाँ पर साइनोसॉइडल ही बोलकर चल रहे हैं क्योंकि दोनों को आसानी से कन्वर्ट करना ईजी है, राइट। तो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट एडवांटेज एंड वेरी फर्स्ट रीज़न कि हम साइन वेवफॉर्म को ही क्यों यूज़ करते हैं अपने एसी एनालिसिस के लिए। दूसरी चीज़, अगर हमारे पास एक या एक से ज़्यादा फंक्शन है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक V1 है और एक V2 है, उन दोनों को आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन जो भी करना है, तो उन केसेस में जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशन हैं वो आसानी से किए जा सकते हैं उसके सेम नेचर में मेंटेन रख के। मान लीजिए आपके पास V1 है Vm1 साइन ओमेगा टी, V2 है Vm2 साइन ओमेगा टी। ये ध्यान रखिए कि इनमें जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, जो ओमेगा है, दैट हैज़ टू बी सेम, क्योंकि अगर दो फंक्शन की या दो से ज़्यादा फंक्शन की एंगुलर फ्रिक्वेंसी सेम है तो ही हम उनका अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर उनकी फ्रिक्वेंसी अलग है तो हम उस केस में डायरेक्टली अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं कर सकते, उस केस में हमें फिर डिटेल एनालिसिस में जाना होता है, राइट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है तो उनको ऐड करने के लिए हमारे पास सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं जिनसे हम फाइनल रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो भी यहाँ से रिजल्टेंट आएगा, मान लीजिए आप ऐड कर रहे हैं V1 प्लस V2 कर रहे हैं, तो जो V1 प्लस V2 होगा वो भी इसी नेचर का ही होगा, मतलब साइनोसॉइडल नेचर का ही होगा वो भी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि साइन वेवफॉर्म यूज़ करने का सबसे बड़ा रीज़न है कि कहीं भी उसको अगर हम मैथमेटिकल में यूज़ कर रहे हैं, एनालिसिस में यूज़ कर रहे हैं, कोई डेरिवेशन में, कोई मॉडलिंग में यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पर किसी भी टाइप का अरिथमेटिक ऑपरेशन आ सकता है, वेदर इट इज़ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन या जो भी कुछ हो, वो हमेशा साइन जो नेचर है वेवफॉर्म का, जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है, वो हमेशा उसको मेंटेन रखता है, ठीक है। उसके अलावा जितने भी फंक्शंस हैं वो हमेशा किसी ना किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप एक्स स्क्वायर को आप इंटीग्रेट करोगे तो x³/3 हो जाता है, या एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो तो 2x हो जाता है। तो सारे फंक्शन अपना नेचर बदल देते हैं, अपना नेचर चेंज कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है साइन फंक्शन को यूज़ करने का कि हमारे पास लीनियर एलिमेंट्स हैं, लीनियर सर्किट्स हैं, अगर साइनोसॉइडल फंक्शंस हैं जिसको हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो साइन फंक्शन में ही मिलेगा, चाहे उसमें कोई भी बीच में एलिमेंट क्यों ना लगा हुआ हो। लाइक आपको पता है कि जो इंडक्टर है, हम फर्स्ट यूनिट में देख चुके हैं कि जो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज होती है VL, उसको हम कहते हैं LdI/dt, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि जो डिफरेंशिएशन है वो हो रहा है करंट का। तो इस केस में अगर हमारे पास करंट क्या है, साइनोसॉइडल नेचर का है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी साइन नेचर का ही होगा। सिमिलरली हमें पता है जो करंट अक्रॉस कैपेसिटर है वो होता है 1/C इंटीग्रेशन ऑफ VC dt, ठीक है। इंटीग्रेट करते हैं हम वोल्टेज को करंट निकालने के लिए। तो इस केस में हमें मालूम है क्या होगा, जब भी हम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर अगर साइनोसॉइडल नेचर का है और उसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो जो कैपेसिटर का करंट आएगा वो भी क्या होगा, वो भी साइनोसॉइडल नेचर का ही होगा। तो ये एक अरिथमेटिक ऑपरेशन का एक एडवांटेज यहाँ पर निकल कर सामने आता है किसी भी साइन फंक्शन का, जो हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरह के फंक्शंस में, किसी भी तरह की कैलकुलेशंस में, ठीक है। दिस इज़ VC डॉट IC एंड दिस इज IC, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर VC इक्वल्स टू होता है 1/C इंटीग्रेशन ऑफ IC dt, या फिर आप कहें कि करंट अगर आप निकालेंगे तो करंट होगा CdVC/dt, ठीक है, ओके। सो ये पहला रीज़न था साइनोसॉइडल को यूज़ करने का, साइन फंक्शंस को यूज़ करने का। जो दूसरा रीज़न है, सेकंड रीज़न वाई वी यूज़ साइन फंक्शन ओनली, दिस इज़ बिकॉज कि जितने भी मशीन्स हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, मोटर्स हो गया, जितनी भी मशीनें हैं, उन सब को अगर हम यूज़ करते हैं साइनोसॉइडल फंक्शन के साथ, साइनोसॉइडल वोल्टेज या करंट के साथ, तो देर आर 2 टाइप ऑफ लॉसेज इन मशीन्स। एक होते हैं आयरन लॉस, दूसरे होते हैं कॉपर लॉसेज, ठीक है।
कॉपर लॉसेस तो बेसिकली आई स्क्वायर आर लॉसेज होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में। और आयरन लॉसेज बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो कि फ्लक्स के कारण सर्किट के अंदर अपीयर होते हैं आयरन लॉसेज। तो ये देखा गया है कि अगर हम साइन फंक्शन को यूज़ करते हुए साइन वोल्टेज या साइन करंट को यूज़ करते हैं मोटर्स या मशीन्स में, तो ये जो लॉसेज हैं ये बहुत ही कम होते हैं, लेस लॉसेज। और लेस लॉसेज का मतलब होता है मोर एफिशिएंसी। इफ़ लॉसेज आर लेस देन एफिशिएंसी इज़ मोर। इट मीन्स अगर हम साइनसोइडल नेचर का करंट या वोल्टेज के साथ मशीन्स को यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है। अगर आप किसी दूसरे टाइप के फंक्शन को यूज़ करते हुए किसी मशीन को यूज़ करें और साइन फंक्शन के साथ उसका कंपैरिजन करें, तो हमें मिलेगा कि साइन फंक्शन के साथ जो मशीन ने अपना आउटपुट दिया है, एफिशिएंसी जो दी है, वो सबसे ज़्यादा है दूसरे फंक्शंस के साथ। तो ये एक दूसरा एडवांटेज है साइन फंक्शन को यूज़ करने का। तीसरा जो पॉइंट आता है साइनसोइडल फंक्शन के लिए एडवांटेज का, वो है इंटरफेरेंस से रिलेटेड। इंटरफेरेंस क्या होता है और कहाँ पर इसका यूज़ है? देखिए, हमने ये चीज़ देखी है, ये चीज़ समझ चुके हैं हम कि जब भी किसी एक पर्टिकुलर जनरेटिंग स्टेशन पे पावर जनरेट होती है, वोल्टेज जनरेट होती है, तो उसको हमें क्या करना है? ट्रांसमिट करना है एक जगह से दूसरी जगह पर, जिसको हम ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू करते हैं, राइट। तो जब ट्रांसमिशन लाइंस ट्रैवल करती हैं तो नेचुरली उन ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज होता है वो बहुत हाई वोल्टेज होता है। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि क्यों हाई वोल्टेज होता है, राइट। तो नाउ इंटरफेरेंस जो है वो है कम्युनिकेशन के साथ। कम्युनिकेशन जो लाइंस आपकी होती हैं, जैसे आजकल तो बहुत ज़्यादा टेलीफोन लाइंस हम नहीं देखते हैं। पहले जो लैंडलाइन फ़ोन्स होते थे उनकी तो लाइंस हमें दिखाई भी देती थी। अभी हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं तो ज़्यादातर टावर से काम होता है, सारी चीज़ें वाईफाई हैं, सारी चीज़ें वायरलेस हैं, ठीक है। तो बहुत सारे और भी कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं हमारे पास जो एक दूसरे के कम्युनिकेट करने के काम आते हैं। तो ये देखा गया है कि जो साइनसोइडल फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस के कारण जो इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम है वो बहुत ही कम है या फिर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, राइट। तो ये इंटरफेरेंस की जो प्रॉब्लम है वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। ये हम समझ ही गए होंगे कि जब भी किसी सिस्टम में कोई इंटरफेरेंस आने लग जाता है, जैसे कि आप कभी कभी क्या होता है, जब आप वॉइस सुन रहे होते हैं या टेलीफोन पे या फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं, तो हमें बहुत बार डिस्टर्बेंस सुनता है या अनवांटेड साउंड्स आने शुरू हो जाते हैं, तो उसी को हम बेसिकली इंटरफेरेंस कहते हैं, राइट। तो ऐसा अगर होता है, इंटरफेरेंस किसी सिस्टम में बहुत ज़्यादा होगा तो वो एक कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए प्रॉब्लम का विषय होगा बहुत बड़ा। तो साइन फंक्शंस के साथ जो इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम है वो बहुत ही कम है, बहुत ही मिनिमम है। ये एक थर्ड एडवांटेज जो निकल कर आता है साइन फंक्शंस का, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है साइन फंक्शन को यूज़ करने का, वो है स्मूथ फंक्शन एंड लेस डिस्टर्बेंस, ठीक है। स्मूथ फंक्शन एंड लेस डिस्टर्बेंस का मतलब है, आपने देखा ये जो वेवफॉर्म है बहुत ही स्मूथ है। साइन फंक्शन का जो वेवफॉर्म है दैट इज़ वेरी स्मूथ, उसमें कहीं भी किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस हमें नहीं दिखाई देता है। और इस स्मूथनेस की वजह से एंड विदाउट एनी डिस्टर्बेंस की वजह से एक इम्पॉर्टेंट जो एडवांटेज बनता है साइन फंक्शन को यूज़ करने का, वो यही है। इसी कारण से हम जो लेस डिस्टर्बेंस की बात कर रहे हैं, ये डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन में भी रोल प्ले करता है, राइट। अगर हमारे पास डिस्टर्ब वेवफॉर्म हो, लाइक इफ़ वी हैव लाइक दिस, इस तरह का कोई वेवफॉर्म है हमारे पास, डिस्टर्ब वेवफॉर्म जो साइन की तरह दिखता तो है लेकिन स्मूथ वेवफॉर्म नहीं है, तो ये किसी ना किसी तरह का एक नॉइज़ सिस्टम में ज़रूर क्रिएट करेगा। वो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी लेस करेगा, लॉस क्रिएट करेगा, हीटिंग क्रिएट करेगा और इंटरफेरेंस में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और उसकी जो स्मूथनेस है फंक्शन की वो डिस्टर्ब होती है, राइट। तो स्मूथ फंक्शनिंग और लेस डिस्टर्बेंस साइनोसॉइडल फंक्शन का एक इम्पॉर्टेंट नेचर है, जो इसका एक एडवांटेज बनकर आता है कि क्यों हम साइन वेवफॉर्म को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इन 4 पॉइंट्स के साथ हमने ये चीज़ समझी है कि साइन फंक्शंस का क्या क्या इम्पोर्टेंस है, किस तरह से साइन फंक्शंस को लिया गया है, ठीक है। अगर आप फिर से एक बार समराइज़ करें तो पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया कि किसी भी तरह का अरिथमेटिक ऑपरेशन में अगर हम साइन फंक्शन को यूज़ करते हैं तो वो अनचेंज्ड रहता है, कभी भी बदलता नहीं है, अपने नेचर को चेंज नहीं करेगा। वो साइन से कॉस या कॉस से साइन में ही हमेशा कन्वर्ट होता रहेगा। साइन के अलावा जितने भी फंक्शंस हमारे पास हैं उनमें अगर हम देखें तो डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करने के बाद वो अपना नेचर चेंज कर देते हैं।
दूसरा पॉइंट हमने देखा मोटर की मशीन की परफॉर्मेंस से रिलेटेड था, जो कि जिसमें हमने ये पाया कि साइन फंक्शन को यूज़ करने से लॉसेस कम होते हैं, और चूंकि लॉसेस कम है तो एफिशिएंसी नेचुरली ज़्यादा मिलेगी हमें, राइट। तीसरे पॉइंट में हमने ये देखा कि जो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है डिस्टर्ब्ड सिग्नल या नॉन साइनसोइडल फंक्शंस की वजह से, वो साइन फंक्शन को यूज़ करने से बहुत ही कम या ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। और चौथा जो हमारा पॉइंट था वो था कि चूंकि साइनसोइडल फंक्शन जो साइन वेव फॉर्म है वो बहुत ही स्मूथ और विदाउट एनी डिस्टर्बेंस निकल कर दिखाई देती है, वो एक उसका बहुत बड़ा रीज़न है। इसके अलावा अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरह से पुटअप करें कि अगर नॉन साइनसोइडल वो हमारे पास वेव फॉर्म हो तो उसके क्या क्या लॉसेज या क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, तो और भी पॉइंट यहाँ पर निकल कर आ सकते हैं जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं। जैसे पावर फैक्टर हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। पावर फैक्टर cos फाई होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में कि क्या होता है और क्या इसका इंपॉर्टेंस है। मैं अभी बस ब्रीफली इतना ही बताना चाहूँगा कि पावर फैक्टर अगर हमारा डिक्रीज़ हो जाता है तो उससे पावर कंजम्पशंस बढ़ जाता है, मतलब सेम यूटिलाइजेशन के लिए आप ज़्यादा पावर का यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं अगर पावर फैक्टर कम है तो, राइट। और उससे कहीं ना कहीं जो एफिशिएंसी है सिस्टम की वो एफिशिएंसी डाउन हो जाती है, राइट। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप के पॉइंट्स हैं जो साइनसोइडल फंक्शन को यूज़ करने के एडवांटेजेस भी हैं, या फिर हम कहें कि अगर हम नॉन साइनसोइडल नेचर का कोई फंक्शन यूज़ करते हैं तो उनको यूज़ करने से क्या क्या डिसएडवांटेज हमारे पास सिस्टम में अपीयर हो सकते हैं। ये सारी चीज़ों को हम देखते हुए कह सकते हैं कि साइनसोइडल फंक्शन इज़ द बेस्ट type of function which can be used in AC power systems. That is why we only go for sine functions, जिसको हम represent करते हैं Vm sin omega t से। V is equals to Vm sin omega t, ये वोल्टेज का फंक्शन है। इसको हम Vm sin थीटा भी लिख सकते हैं। थीटा हम एंगल को बोल सकते हैं जो हमारी एक्सिस होती है, ये जो एक्सिस है हमारी, दिस कैन बी ऑल्सो कॉल्ड थीटा। अगर आप इसको थीटा लेते हैं तो यू कैन राइट इट एज साइन Vm sin थीटा। ऑल्सो अगर आप ओमेगा को देखो तो ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2πf, तो आप v को लिख सकते हैं Vm sin 2πf t, ठीक है। आप फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी इस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इसको टाइम पीरियड के फंक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो चूँकि फ्रीक्वेंसी हो जाता है इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड 1/t, तो यू कैन राइट इट एज 2π/t इंटू टी। तो ये सारे के सारे एक ही चीज़ें हैं, एक ही टाइप के फंक्शंस हैं। इन तरह तरह के रिप्रेजेंटेशन से साइन फंक्शन को यूज़ किया जा सकता है, जिसमें हम हर अलग अलग फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर हमने ओमेगा यूज़ किया है, इसको इसमें हमने ओमेगा को रिप्लेस कर दिया है फ्रीक्वेंसी के टर्म में 2πf। यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी को टाइम पीरियड के टर्म में चेंज कर दिया है, और ये वाला जो पर्टिकुलर फंक्शन था इसको हमने ओमेगा टी की जगह पर थीटा को कंसीडर किया है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ओमेगा जो टी होता है उसकी जगह पर अगर थीटा ले रहे हैं तो यू हैव टू राइट इट एज Vm sin थीटा, ठीक है। इसी तरह से जो हमने वोल्टेज लिया है, दिस इज़ द वोल्टेज। अगर हमारा लीनियर सिस्टम है तो करंट भी हमारा साइनसोइडल नेचर का ही होगा, ठीक है। साइनसोइडल नेचर का करंट बनाने के लिए आप सेम एक्सिस पर एक करंट बना सकते हैं, जिसमें आप दिखाएंगे कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो वोल्टेज से कम है। हमने वोल्टेज से कम लिया है। जनरली हम ये कहते हैं कि I इक्वल्स टू V/R होता है, तो उस केस में हमने करंट को V/R करते हुए मैग्नीट्यूड को थोड़ा सा कम दिखाया है। तो दिस इज़ योर वोल्टेज, दिस इज़ योर करंट, जो कि दोनों ही केस में साइनसोइडल है, ठीक है। तो ये हमारा डिस्कशन हो गया है कि वाई वी यूज़ साइनसोइडल, राइट। So in continuation of this video, what we are going to discuss now, that is important AC terminology. Important AC terminology. इम्पॉर्टेंट AC टर्मिनोलॉजी का मतलब है जिन वर्ड्स को हम बेसिकली यूज़ करते हैं उन सारे वर्ड्स का क्या क्या मीनिंग है, ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, राइट। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक साइनसोइडल फंक्शन का वेव फॉर्म बना लेते हैं। लेट्स से कि एक वोल्टेज का वेव फॉर्म है, ठीक है। ये ओमेगा टी है, दिस इज 0 पाई 2π एंड हेयर इन दिस एक्सिस लेट्स से दिस इज v, राइट। ये यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है दिस इज Vm, पॉजिटिव Vm, एंड दिस इज माइनस ऑफ Vm, राइट। या आप कह सकते हैं कि दिस इज माइनस Vm, दिस इज प्लस Vm, ठीक है। तो
इसके बाद अगर हम टर्मिनोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास वर्ड आता है वेव फॉर्म। वेव फॉर्म क्या होती है, ठीक है। अगर हम कहें कि व्हाट इज़ ए वेव फॉर्म, तो वेव फॉर्म बेसिकली होगी कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन की इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ को टाइम के अगेंस्ट में प्लॉट कर दें, तो उसको प्लॉट करने के बाद आपको जो भी शेप मिलेगा वो बेसिकली वेव फॉर्म कहलाएगा या वेव शेप कहलाएगा। इसको आप वेव शेप भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आप इस वेव फॉर्म को रेफरेंस के लिए ले सकते हैं। इस वेव फॉर्म में हमने क्या किया है, एक साइन फंक्शन था हमारे पास जिसको हमने लिखा था v = Vm sin ओमेगा टी, ठीक है। आपने क्या किया, ओमेगा टी के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए 0 से लेके 2 पाई तक की वैल्यूज़ के लिए रेडियंस में हैं, जो कि उन सभी वैल्यूज़ के लिए v की फाइनल वैल्यू को कैलकुलेट किया और उसको इस रेफरेंस एक्सिस में, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस में प्लॉट करते चले गए और प्लॉटिंग के बाद आपको जो शेप मिला वो ये वाला शेप है जो हमें अभी दिखाई दे रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम, ये एक वेव शेप है साइनसोइडल फंक्शन का या एक वेव फॉर्म है साइन फंक्शन का, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड अ वेव फॉर्म। इसी तरह से अगर आप कोई वेव फॉर्म लें, एक रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म लें इस तरह का, इस रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म में भी हमने क्या किया है, हमने 0 से 1 के बीच में हमारे पास मान लीजिए एक वैल्यू है प्लस का v और 1 से 2 के लिए हमारे पास वैल्यू है माइनस का v, ठीक है। तो हमें एक फंक्शन दे रखा है जिसमें 0 से 1 के लिए वैल्यू है v, 1 से 2 के लिए वैल्यू है माइनस v। तो ये एक वेव फॉर्म हुआ जिसको हमने टाइम के अगेंस्ट में प्लॉट किया है इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ को। अब इस केस में हम ये देखते हैं कि 0 से 1 के बीच में कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ 1 से 2 के बीच में कांस्टेंट वैल्यू है, और एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस वैल्यू चेंजेस फ्रॉम +v to -v। हियर ऑल्सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारा जो वैल्यू है वो -v से 0 की तरफ को गया है और यहाँ पर ये ख़त्म हो गया है, राइट। तो ये कहलाती है हमारी वेव फॉर्म। दूसरा जो वर्ड है दैट इज़ इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है ये हमें पता चल ही गया होगा। अब इस केस में भी हम अगर इस पर्टिकुलर वेव फॉर्म को रेफरेंस लें तो इस केस में मान लीजिए यहाँ पर कोई एक वैल्यू है इस पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। ये कोई टाइम है यहाँ से यहाँ तक का, इस पर्टिकुलर टाइम पे ये एक वैल्यू है, तो दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू बिकॉज दिस वैल्यू इज नथिंग बट द वैल्यू एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इस समय पर इस फंक्शन की क्या वैल्यू थी वो कहलाएगी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। जैसे वेवफॉर्म में हमने हर इंस्टेंट की वैल्यू को कंसिडर किया और ये वेवफॉर्म प्लॉट कर दी। अभी डिपेंड करता है कि आप कितने इंस्टेंट्स यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, कितने इंस्टेंट्स कंसिडर कर रहे हैं, राइट। अगर आप कहेंगे कि हमने इस 0 से 2 पाई के बीच में सिर्फ 3 इंस्टेंट्स लिए हैं, एक यहाँ पर ले लिया 0 वैल्यू पे, एक यहाँ पर ले लिया वो भी 0 है और एक यहाँ पर ले लिया वो भी 0 है, तो आपको क्या मिला, आपको मिला 0 पर 0, पाई पे 0, 2 पाई पे 0। तो आप ये वेवफॉर्म नहीं प्लॉट कर सकते क्योंकि आपको ये इन्फॉर्मेशन से एक साइन वेवफॉर्म बनाना इज़ इम्पॉसिबल जब तक कि आप यहाँ पर आने वाले एक वैल्यू को नहीं लोगे, ये वाला पॉइंट जो कि आपको π/2 पर मिला और ये वाला पॉइंट जो कि आपको 3π/2 पर मिला। ये 2 पॉइंट्स और आपने ले लिए, ठीक है। इन 2 पॉइंट से भी आप ये नहीं जज कर सकते कि आपका वेवफॉर्म साइनसोइडल है बिकॉज इन पॉइंट्स को जॉइंट करके आप ट्रायंगुलर वेवफॉर्म भी बना सकते हैं। ये देखिए ये ट्रायंगुलर वेवफॉर्म बन गई, बट दिस इज़ नॉट ट्रू बिकॉज फंक्शन अगर हमारा Vm sin ओमेगा t था, आपने क्या किया, आपने सिर्फ 0 पे, π/2 पे, पाई पे, 3π/2 पे एंड 2 पाई पे 5 पॉइंट कंसिडर किए और उन 5 पॉइंट से एक वेवफॉर्म बनाने की कोशिश की, तो जो वेवफॉर्म बनकर आएगी वो गलत हो सकती है। इसीलिए एनफ नंबर ऑफ इंस्टेंट्स हमारे पास होने चाहिए अगर हमें सही वेवफॉर्म बनानी है। अगर आपके पास और कुछ इंस्टेंट्स पे वैल्यू हो, मान लीजिए यहाँ पर एक वैल्यू है, यहाँ पर एक वैल्यू है, हियर ऑल्सो यू हैव 1, you have one more here, one more here, like this, तो आप एक करेक्ट वेवफॉर्म तक पहुंच सकते हैं। इसलिए इंस्टेंटेनियस जो वैल्यूज़ हैं दैट वैल्यू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ली गई वैल्यू को ही हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू, राइट। जैसे एट t इज इक्वल्स टू 0, v इज इक्वल्स टू 0, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। एट t इज इक्वल्स टू π/2, v इज इक्वल्स टू प्लस का Vm। एट t इज इक्वल्स टू पाई, v इज इक्वल्स टू अगेन 0। एट t इज इक्वल्स टू 3π/2, v इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ Vm, ठीक है। इस वेवफॉर्म से आप देखिए एट t इक्वल्स टू 2 पाई, v इज इक्वल्स टू अगेन 0। तो दीज ऑल आर द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़, इन्हीं को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़, राइट। तीसरा जो टर्म आता है दैट इज़ कॉल्ड साइकिल। एक साइकिल क्या होती है, व्हाट इज़ कॉल्ड साइकिल। साइकिल बेसिकली कहलाती है जब एक पॉजिटिव और नेगेटिव सेट ऑफ वैल्यूज़ को आप
कंप्लीट करें तो उसको हम एक साइकिल कहते हैं। जैसे आप इन दोनों वेवफॉर्म में देख सकते हैं, हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर ये एक पॉजिटिव सेट था हाफ साइकिल में, फिर उसके बाद एक नेगेटिव सेट था। उन दोनों को जब हमने कंबाइंड किया तो हमें कंप्लीट साइकिल मिल गई है। Similarly, in this case, you have one set of positive value here, another set of negative values are here. इन दोनों को जब आप कंप्लीट करेंगे, कंपाइल करेंगे तो you will get one complete cycle। ठीक है, तो ये कंप्लीट साइकिल हमें यहाँ पर मिल जाती है, राइट। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव सेट नहीं होते, दोनों चीज़ें नहीं होती हैं। उस केस में हमारा जो साइकिल है वो कुछ इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि जब किसी एक वेवफॉर्म का रिपीटेशन शुरू हो जाए। जैसे एक वेवफॉर्म में यहाँ पर प्लॉट कर रहा हूँ, लेट्स से कि ये हमारे पास एक वेवफॉर्म है, ठीक है। इस केस में साइकिल कौन सी होगी, इस केस में हम ये देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमारे पास एक पर्टिकुलर वेव शेप बना है, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट से जो वेव शेप है वो एग्जैक्टली इसका रेप्लिका है, इसका बिल्कुल डुप्लीकेट है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ इस पॉइंट से 0, पाई और 2 पाई अगर हम लें तो पाई से 2 पाई के बीच में जो वेव शेप बना वो 0 से पाई के बीच में जो वेव शेप था उसका जस्ट सिमिलर है। इट मीन्स वी विल से कि ये साइकिल जो है यहाँ से यहाँ तक एक ही साइकिल है जो यहाँ कंप्लीट हो गई है, राइट। जबकि इस पर्टिकुलर शेप में हम देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दो सेट मिलकर ही एक साइकिल बनाते हैं। इन प्रीवियस केस आप अगर साइनसोइडल फंक्शंस बनाएंगे तो आपके पास जो रिपीटेशन आएगा वो एक पूरी साइकिल के बाद आएगा। आपका जो रिपीटेशन है वो यहाँ से शुरू हुआ, तो मतलब ये एक साइकिल था इस केस में, जबकि इस केस में ये एक साइकिल है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे वेव शेप्स अगर आप कंसीडर करें, मान लीजिए एक वेव शेप है ये वाला, आपने एक साइकिल बनाया फिर 0 वैल्यू, फिर आपने एक बनाया फिर 0 वैल्यू। इस केस में आपने ये देखा कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से आपका रिपीटेशन शुरू हुआ है, क्योंकि फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट यू हैव सम शेप, from this point to this point you have 0 values, then from here repetition of cycle is starting। it means जो आपका वन कंप्लीट साइकिल है वो यहाँ पर आपको मिला है, ये आपका एक कंप्लीट साइकिल पूरा होता है, राइट। तो इस तरह से हम किसी भी साइकिल को डिफाइन कर सकते हैं। इन साइनसोइडल केस आपका जो वन साइकिल है ये वाला एक वन साइकिल है जिसका जो पीरियड होता है वो होता है 360 डिग्री और 2 पाई, जिसको हम कहते हैं 2 पाई रेडियंस में हम कहें, या फिर 360 डिग्रीज। ये 360 डिग्री है, दिस इज़ 360 इलेक्ट्रिकल डिग्रीज। बेसिकली दो टाइप की डिग्री होती हैं, एक तो वो डिग्री है जो हम मैथमेटिकल में पढ़ते हैं कि कितने एंगल से रोटेट हो गया, तो उसको हम मैकेनिकल डिग्री कहते हैं, राइट। मैकेनिकल डिग्री और इलेक्ट्रिकल डिग्री दोनों में एक डिफरेंस है, वो हम अभी कुछ देर बाद क्लियर करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। दोनों ही एक दूसरे से अलग हैं। यहाँ पर जिस डिग्री की बात हो रही है वो डिग्री है इलेक्ट्रिकल डिग्री, राइट। ओके, सो नेक्स्ट टर्म हमारे पास है, उसको हम कहते हैं ऑल्टरनेशन। ऑल्टरनेशन, अब ऑल्टरनेशन का क्या मतलब है? ऑल्टरनेशन का बेसिकली मतलब है कि जो हमारे पास एक साइकिल है, मींस एक पॉजिटिव सेट है एक नेगेटिव सेट है, तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जो 180 डिग्री का स्पैन है 0 से पाई का और पाई से 2 पाई का, ये दो ऑल्टरनेशंस है। वन ऑल्टरनेशन इज दिस, सेकेंड ऑल्टरनेशन इज दिस। इट मीन्स इन साइनसोइडल फॉर्म ऑफ फंक्शन हमारे पास दो अल्टरनेशन होते हैं, दोनों ही 180 डिग्री के होंगे, एक 0 से पाई का होगा और एक पाई से 2 पाई का होगा। सो देर आर टू अल्टरनेशंस अवेलेबल हियर इन दिस केस, राइट। नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड इज समथिंग जिसमें एक साइकिल, जिस समय में हमारा एक पर्टिकुलर साइकिल पूरा होता है। जैसे डिफरेंट अगर आप साइकिल्स देखें तो एक साइकिल आपके पास ये है, दूसरा आपके पास वेव शेप ये है, तीसरा आपके पास वेव शेप ये है, एक वेव शेप आपके पास ये है, ठीक है। तो और भी बहुत सारे वेव शेप्स होते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास एक साइकिल कहाँ से कहाँ तक आकर ख़त्म हुई है। तो आप देखेंगे कि जो पहले वाले केस में एक साइकिल आपकी यहाँ पर ख़त्म हुई है, तो दिस इज़ द टाइम पीरियड ऑफ वन साइकिल। इन दिस केस द टाइम पीरियड इज़ ये है। इन सेकेंड के थर्ड केस टाइम पीरियड इज़ दिस मच, एंड इन दिस केस टाइम पीरियड इज़ दिस मच। ये वो समय है जिसमें आपके फंक्शन का एक साइकिल पूरा हो जाता है। टाइम पीरियड इज़ टी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है सेकेंड्स में, ठीक है। यानी कि कितने सेकेंड में आपका एक साइकिल पूरा होगा उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड, राइट। नेक्स्ट जो टर्म है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज़ फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी जिसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड इसका जो यूनिट होता है वो होता है हर्ट्स और साइकिल पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि कितने नंबर ऑफ साइकिल एक सेकंड में कंप्लीट होगी। जो साइकिल पर सेकंड है, इसी से हम इसकी डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं कि हाउ मेनी साइकिल ऑफ ए वेव फॉर्म कंप्लीट्स इन 1 सेकंड इज बेसिकली कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सिंगल फेस एसी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि 50 हर्ट्ज़ की हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी का मतलब सिंपल सा ये है कि एक सेकेंड में 50 साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं। एक सेकेंड में 50 साइकिल पूरी हो जाती हैं अगर हम 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, राइट। तो 50 हर्ट्ज़ का हमारे पास मिल जाता है। या फिर आप कहें कि हमने जो कॉइल के बीच में एक मैग्नेट के बीच में कॉइल को रोटेट किया था, इसका मतलब ये है कि जब ये पूरा एक बार रोटेट होता है तो एक साइकिल जनरेट हो जाती है। इसका मतलब ये है कि एक सेकेंड में ये 50 बार घूम रहा है और 50 बार घूमने से हमें 50 साइकिल मिल रही है, जिसकी वजह से ये 50 हर्ट्ज़ हमें मिल जाता है, ठीक है। इसका सिंपल सा मीनिंग यही है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी हमें फ्रीक्वेंसी के बारे में कि क्या होती है फ्रीक्वेंसी, राइट। उसके बाद हम आगे चलें तो हमें मिलता है एक और इम्पॉर्टेंट टर्म, दैट इज़ एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या है ये भी हम अभी डिस्कस कर चुके हैं 2-3 बार, उसका नाम भी हमने यूज़ किया है। एम्पलीट्यूड इज़ बेसिकली द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। एम्पलीट्यूड, जो एम्पलीट्यूड होता है वो होता है मैक्सिमम वैल्यू। ये जो वेवफॉर्म हमने बनाई थी साइनसोइडल वेवफॉर्म, इसमें जितनी मैक्सिमम वैल्यू तक आपका वेवफॉर्म पहुंचेगा, पीक तक पहुंचेगा, दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड पीक। इसको आप पीक भी बोल सकते हैं, इसको आप मैक्सिमम वैल्यू भी बोल सकते हैं, ऑल आर सेम, ठीक है। ये सारी चीज़ों को अगर आप डिफाइन करें किसी एक वेवफॉर्म में तो ये सारी चीज़ें एक ही हैं। दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, जिसको हम डिनोट करते हैं Vm से। अगर वोल्टेज है या फिर करंट है तो हम लिखेंगे Im। तो दिस इज़ कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ साइकिल। वोल्टेज है तो Vm लिखेंगे, करंट है तो Im लिखेंगे, या जिस भी फॉर्म में हम जिस भी पर्टिकुलर क्वांटिटी का वो फंक्शन लिख रहे हैं, तो उस केस में जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, जो एम्पलीट्यूड होगा या जो पीक वैल्यू होगी, वो इस पर्टिकुलर से ही डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी टर्म्स थी जिनको हम यूज़ करते हैं एसी एनालिसिस में, एसी सर्किट्स में, जब भी हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने ये देखा है कि जो हमारा एसी का जो सिंगल फेस एसी है, सिंगल फेस एसी सप्लाई जो हमारे घरों में आती है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ हमारे पास आती है, तो उसका जो टाइम पीरियड होगा दैट विल बी T इक्वल्स टू 1/f, दैट इज़ 1/50 और 0.02 सेकेंड्स, ठीक है। यानी कि एक साइकिल आपका 0.02 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है। दैट इज़ नथिंग बट 20 मिली सेकेंड्स, दैट इज़ 20 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स, ठीक है। तो इतने समय में आपका एक साइकिल पूरा हो जाता है, ठीक है। अदर कंट्रीज़ में हम देखेंगे कि अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए में जो फ्रीक्वेंसी है वो है 60 हर्ट्ज़, ठीक है। यूएसए में जो फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है दैट इज़ 60 हर्ट्ज़, राइट। तो अलग अलग जगहों पर कुछ फ्रीक्वेंसीज़ का वेरिएशन हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर जनरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग किस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जनरेट करते हैं, और जो फ्रीक्वेंसी पर जनरेशन है उसी फ्रीक्वेंसी पर सारे आपके इक्विपमेंट भी डिज़ाइन होते हैं। उसी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपका जो पूरा वर्क है इक्विपमेंट का, अपरेटस का, वो सारी चीज़ें चलती हैं, राइट। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट रिलेशन है वो है फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं स्मॉल f से और स्पीड को डिनोट करते हैं कैपिटल N से, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है वो है हर्ट्ज़ और स्पीड की जो यूनिट होती है वो होती है RPM, रेवोल्यूशन पर मिनट। इसको RPS भी लिख सकते हैं अगर हम सेकंड्स में दिखाना चाहते हैं। तो RPM स्टैंड्स फॉर रेवोल्यूशन पर मिनट, और रोटेशन पर मिनट मतलब एक मिनट में कितने रोटेशन मशीन लेगी उसके ऊपर ही डिपेंड करता है, राइट। तो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड? बेसिकली N इक्वल्स टू होता है 120F/P, ठीक है। ये एक फार्मूला है, एक रिलेशनशिप है, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। यहाँ पर कौन कौन से हमने सिम्बॉल्स यूज़ किए हैं हम देखिए। ये N है हमारा स्पीड, F है हमारा फ्रीक्वेंसी, P, व्हाट इज़ P हियर? P इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है। नंबर ऑफ पोल्स का मतलब है कि जो हमने
जो हमारे पास मशीन होती है, कोई भी रोटेटिंग मशीन अगर हमारे पास है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स या परमानेंट मैग्नेट होगी वो नंबर ऑफ़ पोल्स बनाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो ईएमएफ जनरेशन के टाइम पे कंसिडर किया था एक छोटा सा एग्जांपल इस तरह का, जिसमें हमने ये कॉइल को रोटेट कराया था दो मैग्नेट के बीच में N और S। तो ये N और S जो है हमारे दो पोल्स हैं, या हम कहें कि एक पोल पेयर है, राइट। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ पोल्स मशीन की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं कि किसी मशीन में कितने नंबर ऑफ़ पोल्स हमारे पास हो रहे हैं। तो अब यहाँ से देखिए कि हमारे इंडिया में जो है फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज़, जिस पे हमारा जनरेशन होता है। ठीक है, अब अगर हमें 50 हर्ट्ज़ को जनरेट करना है तो हमें बेसिकली ये फाइंड आउट करना है कि मशीन कितनी स्पीड पर रोटेट करेगी, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ पोल्स हैं वो फिक्स्ड हैं। किसी भी मशीन में जो मशीन मैन्युफैक्चर होके आई है उसमें जो नंबर ऑफ़ पोल्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। तो जब नंबर ऑफ़ पोल्स फिक्स्ड हैं और हम हमेशा जो नंबर ऑफ़ पोल्स होंगे वो पेयर्स में होंगे, बिकॉज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल दो पोल मिलकर एक पोल पेयर बनाते हैं, राइट। तो मान लीजिए आपके पास दो पोल की कोई मशीन है, P = 2 है और आपको फ्रीक्वेंसी जनरेट करनी है 50 हर्ट्ज़। तो स्पीड कितनी होनी चाहिए? यू कैन ईजिली कैलकुलेट इट एज N = 120 इंटू फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 50 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पोल्स इज़ 2। ये हो गया 6000 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 3000 RPM। मतलब दो पोल की मशीन को 50 हर्ट्ज़ जनरेट करने के लिए 3000 RPM के ऊपर रन करना होगा। वहीं अगर आपके पास चार पोल्स हैं यानी कि दो पोल पेयर्स हैं तो हो जाएगा 4, तो 6000 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज़ इक्वल्स टू 1500 RPM। इस तरह से आप अगर पोल पेयर इंक्रीज़ करते जाओगे तो जो स्पीड है वो डिक्रीज़ होती चली जाएगी, राइट। तो ये जो नंबर ऑफ़ पोल्स हैं 4 या 6 या 8, क्योंकि पेयर्स में पोल होने हैं तो ये कैसे होंगे, यहाँ पर आप देखिए ये जो पोल्स बने हुए हैं ये दो पोल्स हैं। वहीं अगर आपको चार पोल्स की मशीन बनानी है यानी कि 2 पोल पेयर की मशीन बनानी है तो वील हैव लाइक दिस। ये हमारे दो पोल हो गए, दो पोल आपके यहाँ हो जाएंगे। जितने भी नंबर ऑफ़ पोल्स हैं उन सभी पोल्स में इक्वल एंगल का डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे दो पोल्स थे तो दोनों के बीच में 180 डिग्री था, अभी चार पोल्स हो गए तो चारों पोल्स में 90 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट है। तो ये हो जाएगा आपका नॉर्थ एंड साउथ। जो पोल पेयर्स हैं वो अल्टरनेट पोल्स हमारे होंगे। जो भी कॉयल है इसके बीच में वो कॉयल इस तरह से रोटेट करेगा कि वो नॉर्थ से साउथ जाएगा, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, मतलब वो पोल्स को चेंज करता हुआ चला जाएगा, राइट। तो ये 4 पोल की मशीन हो गई। वहीं अगर आप 6 पोल की मशीन लोगे तो आपको जो 6 पोल्स होंगे वो आपस में 60 डिग्री से डिस्प्लेस होंगे। तो लाइक दैट जितने भी नंबर ऑफ़ पोल्स आप लेंगे, जितने भी पोल पेयर आप लेंगे, उनके बीच में जो एंगल का डिस्प्लेसमेंट है वो उसी तरह से चेंज होता चला जाएगा। और आपको जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करनी है वो हमेशा 50 हर्ट्ज़ फिक्स है इंडिया के लिए। तो आपको जो मशीन की जो स्पीड है वो आपकी आ जाती है यहाँ पर पोल पेयर से, राइट। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। दूसरी चीज़ हम यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि जो 4 पोल की मशीन है, अगर हमारे पास इस तरह की कोई मशीन है जिसमें एक कॉइल रोटेट होगी तो क्या वो सिमिलर काइंड ऑफ EMF जनरेट करेगी जैसा कि 2 पोल पेयर की मशीन करती है। ये है 2 पोल्स, ये है 4 पोल। तो क्या अंतर है? डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो अंतर होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पोल्स थे हमारे 2, यहाँ पर पोल्स हैं हमारे 4। तो व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस इन दीज 2? इसको भी क्लियर कर लेते हैं। इस डिफरेंस को क्लियर करने के लिए हमारे पास 2 टर्म आती हैं। उसमें एक टर्म है मैकेनिकल डिग्री, दूसरी टर्म है इलेक्ट्रिकल डिग्री, ठीक है, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि हम इसको अभी देखेंगे, उसी के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो मैकेनिकल डिग्री इज़ बेसिकली सिंपल सा है, जो भी हम समझते हैं किसी भी चीज़ को रोटेट होने के लिए उसी को मैकेनिकल डिग्री कहते हैं। जैसे कि कोई पर्टिकुलर एंगल पे आप किसी चीज़ को रोटेट कर रहे हैं इस तरह से, और रोटेट होके वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाते हैं, तो ये 360 डिग्री हम रोटेशन कहते हैं कि 360 डिग्री रोटेट हो गया है, राइट। जैसे कि हमने 2 पोल की मशीन में लिया था, इस कॉइल को हमने रोटेट किया था एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये पूरा 360 डिग्री रोटेट करके साउथ से नॉर्थ जाता है, नॉर्थ से साउथ जाता है। तो अगर आप एक ऐसी मशीन को एज्यूम करें यहाँ पर जो एक सर्कुलर मोशन में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, तो वो पूरा जो मोशन है वो 360 डिग्री रोटेट करके यहाँ आएगी। उस केस में जो 2 पोल पेयर की मशीन है, अगर वो 2 पोल पेयर की मशीन में क्या होगा, जो कॉयल है वो साउथ से नॉर्थ पोल जाएगी, नॉर्थ से साउथ पोल जाएगी, यानी कि 2 बार वो अपने पोल्स को चेंज करती है। और 2 बार जब वो अपने पोल को चेंज करेगी तो साउथ से नॉर्थ जाने के लिए वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में EMF जनरेट करेगी, और नॉर्थ से साउथ जाने के लिए उसका जो जनरेशन का
डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो इस तरह से अगर मशीन पूरा एक रोटेशन कर रही है 360 डिग्री मैकेनिकल डिग्री में घूम रही है, तो वो एक ईएमएफ को जनरेट कर रही है जो कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का ही है। ये जो एंगल है ये पूरा पूरा कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। ठीक है, ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। कोई मशीन 360 डिग्री रोटेट हुई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो मशीन अगर 2 पोल्स की है तो उसके अंदर जो कॉयल है वो 360 डिग्री जब घूमेगी तो वो पोल्स को 2 बार चेंज करेगी। पहले साउथ से नॉर्थ जाएगी, फिर नॉर्थ से साउथ जाएगी, और जो ईएमएफ जनरेट होगा वो एक बार चेंज होने से एक डायरेक्शन में और दूसरी बार चेंज होने से दूसरी डायरेक्शन में जनरेट होगा। नाउ हम एग्जांपल ले लेते हैं 4 पोल्स की मशीन का। ठीक है, ये हमारे पास 4 पोल्स हो गए, ये कॉइल हो गई मान लीजिए नॉर्थ साउथ। अब मशीन को पूरा एक रेवोल्यूशन पूरा करना है, 360 डिग्री घूमना है। उसको 360 डिग्री घूमने के लिए अगर इसके अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर रखा हुआ है तो ये जो कॉइल्स है ये चारों पोल्स के क्रॉस घूम कर जाएगी। मान लीजिए इनिशियली यहाँ से शुरू करेगी, नॉर्थ से साउथ जाएगा, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, साउथ से अगेन नॉर्थ। क्या होगा आपका, जब नॉर्थ से साउथ जाएगा तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको मिलेगी, साउथ से नॉर्थ जाने के लिए अपोजिट डायरेक्शन आपको मिलेगी, नॉर्थ से साउथ जाने के लिए अगेन आपको सेम डायरेक्शन मिलेगी जो पहले मिली थी, और साउथ से नॉर्थ जाने के लिए आपको वापस से एक डायरेक्शन मिलेगी। तो आप क्या देखते हैं, आप ये देखते हैं कि पहले केस में 360 डिग्री रोटेशन हुआ, मैकेनिकल रोटेशन, 2 पोल की मशीन थी तो आपको 360 डिग्री का ईएमएफ मिला। दूसरे केस में जब 4 पोल की मशीन थी और मशीन ने पूरा एक रोटेशन पूरा किया, 360 डिग्री मैकेनिकल डिग्री में रोटेशन हुआ, तो आपको क्या मिला, आपको मिला 720 डिग्री का ईएमएफ। यहाँ आप देखिए 0 पाई 2 पाई 4 पाई। ठीक है, ये जस्ट डबल हो गया, राइट। तो इसका मतलब ये है कि देयर इज सम डिफरेंस इन बिटवीन मैकेनिकल डिग्री एंड इलेक्ट्रिकल डिग्री। इन बोथ द केसेस मशीन हैज रोटेटेड बाय 360 डिग्री, बट इन फर्स्ट केस विद 2 पोल मशीन you got 360 degree of EMF, but in the second case you got 720 degree of EMF. So what is the relation between electrical degree and mechanical degree here? Electrical degree is equals to होता है P/2 into mechanical degree. P stands for poles. ठीक है, अब आप इस फॉर्मूले से देख लीजिए, if we have P is equals to 2 then theta electrical मस्ट भी इक्वल्स टू थीटा मैकेनिकल हो जाएगा। जैसा कि पहले केस में हुआ 360 डिग्री ही यहाँ रोटेशन हुआ, 360 डिग्री ही आपको मिला। दूसरे केस में क्या हुआ, पोल 4 हो गए, 4 पोल होने से P/2 हमें मिलेगा 4/2 दैट इज 2। इसका मतलब व्हेन वी हैव P इज इक्वल्स टू 4 देन थीटा इलेक्ट्रिकल विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ थीटा मैकेनिकल, जो कि सेकेंड केस में हमारे पास हुआ है। हमने 360 डिग्री रोटेट किया, पोल पेयर हमारे पास 2 थे, यानी कि 4 पोल्स थे, तो 4 पोल्स के हिसाब से हमें जो मिला वो 720 डिग्री मिलता है, जो ट्वाइस ऑफ मैकेनिकल डिग्री है, राइट। तो ये है डिफरेंस इन बिटवीन मैकेनिकल डिग्री एंड इलेक्ट्रिकल डिग्री। मशीन के केस में जो रोटेशन होता है, एक्चुअल रोटेशन, वो मैकेनिकल डिग्री के अंदर में आएगा, और जो एक्चुअल में उससे रिजल्ट निकल कर आया, जनरेशन हुआ, वो इलेक्ट्रिकल डिग्री टर्म्स में हम डिफाइन करेंगे, राइट। तो दिस इज़ समथिंग हमने जो डिस्कस करना था यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में। जो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी वो हमने डिस्कस की, साथ ही साथ हमने जो साइनसोइडल फंक्शंस हैं उसके क्या एडवांटेजेस है वो डिस्कस किए हैं, राइट। तो इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप अपने क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है आप उसके थ्रू भी आप कोई क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आप पसंद कर रहे हैं, आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है, तो इसको लाइक करिए। लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी वीडियो देख के इस चीज़ को समझ सकें, और चैनल के ऊपर बने रहें ताकि आपको सारे वीडियोज़ एक ही प्लेटफॉर्म पर कंटिन्यूसली सीक्वेंस में मिलते रहें और आप लगातार उनको देखते देखते अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से सीख पाएँ, राइट। सो इन द नेक्स्ट वीडियो, जो हमारे पास नेक्स्ट वीडियो आएगा, हम उसके साथ आगे कुछ टॉपिक्स को लेकर बढ़ेंगे इसी सर्किट्स के, ठीक है। तो अभी तक आप इस वीडियो तक आपको जितना पढ़ाया गया है इसी सर्किट से रिलेटेड वो आप समझ के सीखिए, बेसिक से रिलेटेड जितना डिस्कशन हो चुका है, और देखते रहिए आने वाले वीडियोज़ को भी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।